आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे। जो जिस पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस मॉक की बात कर रहे हैं, वो 2 दिसंबर 2012 को प्रथम पाली में संपन्न हुआ था यूपीएसआई का। और इसमें 40 प्रश्न हैं। 40 प्रश्नों की हम लोग व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। और हम आपसे बार बार फिर कहते हैं कि आप मॉक जरूर करते रहिए। क्या होता है और प्रीवियस ईयर हिंदी, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी के करते रहिए। होता क्या है कि 70% क्वेश्चन रिलेटेड होता है, लेकिन 30% क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। तो आपको डिक्टो अगर मिलेगा तो इन्हीं से मिल जाएगा, या इनसे मिलता जुलता मिल जाएगा। मिलता जुलता मतलब कि जब हम लोग जो व्याख्या करेंगे उससे प्रश्न टकराएंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्या इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात वो कैसा है, तद्भव नहीं है तो वो है कैसा? तो वो होगा तत्सम। वो कैसा होगा? तत्सम होगा। ठीक। तो देखो, शब्द है ताला। तो ताला का तत्सम होता है ताला। तमोली तो ताम्बुलिक। ताम्बुलिक। ठीक। द्रक शब्द नहीं, द्रक। द्रक कैसा है? तो द्रक अपने आप में तत्सम है। द्रक अपने आप में तत्सम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न। इनमें से अल्प विराम का चिन्ह बताना है कि कौन सा है। तो देखो, जो ये डी नंबर पे लिखा है ये विस्मयाद बोधक का, विस्मयाद का चिन्ह है। ये सी नंबर पे ये प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक। और ये जो चिन्ह है ये हो जाता है योजक, योजक। तो बचा कौन? बी नंबर। बी नंबर कैसा है? अल्प विराम का। और यहीं पे अगर आ जाता ऐसे करके और अल्प विराम के ऊपर ऐसे बिंदी, तो ये होता है दोस्तों अर्ध विराम का, अर्ध विराम का होता है। ठीक। तो अल्प विराम और अर्ध विराम दोनों में आपको अंतर थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, किसी को बुलाओ। वाक्य में किसी इनमें से क्या है? जो शब्द किसी है ये इनमें से क्या है? किसी को बुलाओ, निश्चित नहीं कह रहा कि किसको बुलाओ। अनिश्चित है, और अनिश्चित है। अनिश्चित कैसा है? सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात कैसा? सी नंबर। सर्वनाम भेद कितने? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, लेकिन सर्वनाम के प्रकार कितने? तो 11। सर्वनाम के भेद कितने? 6, और सर्वनाम के प्रकार कितने? 11। अगले प्रश्न की तरफ चलें। यह है पैसेज। और पैसेज 4 से 6 नंबर के प्रश्नों पे पैसेज की बात है। हम लोग पैसेज पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों का जवाब देंगे। कह रहा है, आवश्यकता इस प्रकार की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो। और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाज शास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन जन को उनसे वंचित रखकर अपने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती जा रही है, और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दम करते हुए भी हम घर में वामन ही बने रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। अर्थात उसने सारी बात कही है भारतीय शिक्षा पे, यानी जो भारतीय संस्कृति है इसको शिक्षा पे इंक्लूड किया जाए, इसको शिक्षा पे समाहित किया जाए। करते हैं प्रश्नों की बात। कह रहा उपयुक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, हमारी संस्कृत परंपरा, शिक्षित जन और समान जनता। जो गद्यांश का शीर्षक, उपयुक्त शीर्षक निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ए नंबर, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। यानी हमारा शिक्षा माध्यम होना कैसा चाहिए और उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अगला, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? तो हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा में होना चाहिए। किस भाषा में? भारतीय भाषा में होना चाहिए। अगला, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन
प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे। खुशहाल जीवन प्रवाह से, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर होते जा रहे हैं, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन से, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जहां पे ये प्रश्न सीधे स्पष्ट रूप से लिखा है। पैसेज पे चलेंगे, ये लिखा है हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय परंपरा से तो दूर जा ही चुके हैं और हम लोग सामायिक जीवन से दूर जा पड़े हैं, अर्थात बी नंबर। अगला प्रश्न, सब में व्याप्त रहने वाला, 7वां नंबर प्रश्न है। सब में व्याप्त रहने वाला तो कहलाता है सर्वव्यापी। जल्दबाजी नहीं करना है, सर्वव्यापी लिखने का तरीका ये होता है, सर्वव्यापी ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अगर आप थोड़ा सा पिछले वीडियो को देखा होगा, पिछले सेशन के प्रैक्टिस सेट को देखा होगा, तो आप कमेंट्स में बताओगे कि व्याप्त में कौन सी संधि है। व्याप्त का संधि विच्छेद करोगे और आप बताओगे व्याप्त में संधि कौन सी है। अगले प्रश्न की तरफ चले। पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक में बताना समास कौन सा है। तो पुत्र शोक यानी पुत्र का शोक, पुत्र का शोक यानी कैसा? तत्पुरुष समास। क्योंकि तत्पुरुष समास विभक्ति कारकों से बनते हैं, विभक्ति चिन्हों से बनते हैं। कर्ता और विस्मयादि, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने 6 विभक्ति बचे, इन सब में तत्पुरुष समास बचता है। ठीक, तो पुत्र शोक यानी पुत्र का शोक, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा? तो संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की तरफ चलें। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या होता है? जो मूल शब्द के अंत में जुड़ता है, मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। शब्द है महत, शब्द है महत, और महत में प्रत्यय लगा त्वा, महत में प्रत्यय लगा त्वा, महत में लगा त्वा, तो क्या बन जाएगा? महत। तो प्रत्यय क्या लिख के आ रहा है? त्वा, अर्थात कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी नंबर। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है जब कोई व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, खुद नहीं करता किसी दूसरे से करवाता है, तो वहां कौन सी क्रिया मानी जाती है? तो वहां पे क्रिया मानी जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया मानी जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। और जहां एक काम समाप्त होकर दूसरा काम प्रारंभ होता है, जैसे हम नहाकर खाना खाते हैं, या हम टहलने के बाद योगा करते हैं, ऐसा कुछ भी, यानी एक काम समाप्त होने के बाद दूसरे काम की बात कहता है, तो वहां पे होती है पूर्णकालिक क्रिया। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, अगला प्रश्न, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? तो कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? ये साहित्य है, और साहित्य के प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट कर लोगे या एक कॉपी बना लोगे जिसमें आप लिखते चलोगे, क्योंकि साहित्य प्रश्न अक्सर रिपीट होता है। ठीक, तो कोर्ट मार्शल क्या है? एक आत्मकथा है। कोर्ट मार्शल क्या है? एक आत्मकथा है। तो कोर्ट मार्शल, सॉरी, आत्मकथा नहीं है, कोर्ट मार्शल एक है नाटक। कोर्ट मार्शल क्या है? एक है नाटक। और ये किसका नाटक है? तो याद रखना है, स्वदेश दीपक का नाटक है। एक व्यक्ति है, नाम है स्वदेश दीपक, और ये कब प्रकाशित हुआ? तो 1991 में प्रकाशित हुआ। स्वदेश दीपक का नाटक है कोर्ट मार्शल, और ये कब प्रकाशित होता है? तो 1991 में प्रकाशित होता है। अगर हम बात करें स्वदेश दीपक के और रचनाओं की और नाटकों की बात करें, तो देखो, एक होता है जलता हुआ रथ, एक है जलता हुआ रथ। ठीक, एक तो हो गया कोर्ट मार्शल, दूसरा है जलता हुआ रथ, और तीसरा है सबसे उदास कविता। सबसे उदास कविता, तीसरा ये हो गया। एक है काल कोठरी, ठीक, यहीं पे लिख देंगे काल कोठरी। ठीक, और एक है नाटक बाल भगवान, नाटक बाल भगवान। एक स्वदेश दीपक की कोर्ट मार्शल पहली नंबर, दूसरा जलता हुआ रथ, तीसरा सबसे उदास कविता, चौथा काल कोठरी, और पांचवी नाटक बाल भगवान। ये किसकी है? स्वदेश दीपक की है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। और वर्ण कितने प्रकार के? तो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो
स्वर स्वतंत्र इकाई है और व्यंजन परतंत्र है, यानी जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन है और स्वर अपने आप में स्वतंत्र है। स्वरों की संख्या की अगर बात करें हम लोग तो 11 है। स्वरों की संख्या कितनी? 11। और व्यंजनों की मूल संख्या की बात करें तो 33 है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अगले प्रश्न की तरफ चले। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो पूर्व दिशा के लिए देखो, अवाची किया जाता है दक्षिण दिशा के लिए, दक्षिण। उदीची किया जाता है उत्तर के लिए, प्रतीची किया जाता है पश्चिम के लिए, तो प्राची किसके लिए हो जाएगा? पूर्व के लिए। आंसर क्या नंबर? ए नंबर एकदम सही जवाब माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? आलवार महिला संत ये वो होते हैं जो वैष्णव के उपासक हैं, भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, वो आलवार संत होते हैं और इनकी संख्या 12 है। इनमें एक महिला है, उस महिला का नाम है आंडाल, अर्थात बी नंबर एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ चले। इनमें से हनूस नाटक के लेखक कौन है? हनूस नाटक के लेखक कौन है? तो हनूस नाटक के लेखक है भीष्म सायनी, अर्थात सी नंबर। और स्वदेश दीपक की हमने अभी पीछे बात की है, काल कोठरी की बात की है, नाटक बाल भगवान की बात की है, और कोर्ट मार्शल की बात की है, जलता हुआ रथ की बात की है। ये सब किसके हैं? स्वदेश दीपक के हैं। और भीष्म सायनी की कौन सा है नाटक? हनूस। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है? तो बेगमपुरा की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले कवि वो हैं, उनका नाम है रविदास, संत रविदास। इन्होंने बेगमपुरा को एक ऐसा बताया है जो छुआछूत से परे, अमीरी गरीबी से परे, जात बेजात से परे, एक ऐसा गांव, एक ऐसा शहर, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सब समान है। किसने उल्लेख किया है? तो रविदास ने किया है। कभी बेगमपुरा कहानी पढ़ना। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो याद रखना, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2005 में, तो डी नंबर इसका सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, अगर बात करें इंदिरा पर्यायवाची है, चंचला है, अमला भी है। भारती किसका है? तो भारती होता है सरस्वती का, सरस्वती का। ठीक, तो भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, चंचला, इंदिरा, अमला ये लक्ष्मी के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले। एक चिन्ह है, हमने दूसरे प्रश्न पे बात की थी जब सेशन शुरू किया था, तो उसमें दूसरा प्रश्न था, वो प्रश्न था कि अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? तो अल्प विराम क्या होता है? ये। अब कह रहा है अर्ध विराम, तो अर्ध विराम का क्या होता है? ये, यानी अर्ध विराम का क्या होता है? ऐसे आप कॉमा लगा के ऊपर बिंदी लगाओगे। और अल्प विराम क्या होता है? ये। पूर्ण विराम क्या होता है? अल्प विराम ये, पूर्ण विराम ये। निर्देशक का कैसे होता है? तो निर्देशक का आप कर दोगे ऐसे, ये निर्देशक का होता है। ठीक, अगला प्रश्न, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? तो श्री, देखो ये प्रश्न किसका है? हिस्ट्री का, इतिहास का। पूछ कहाँ रहा है? हिंदी में, यानी साहित्य को जोड़ के वो हिस्ट्री के प्रश्न भी हिंदी में पूछ लेगा। तो किसने किया है? तो गुरु अर्जुन देव ने किया है। 20 नंबर का ये नंबर एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चले। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? जल्दी से बताना है कि किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। तो देखो, अगर हम बात करें कंठ से उच्चारण स्थान, तो का वर्ग का, का से लेकर अंगा तक। अगर तालब की बात करें तो चा वर्ग का, कंठ से हो गया का वर्ग, तालब से हो गया चा वर्ग। अगर हम बात करें मूर्धा की, तो मूर्धा से हो गया टा वर्ग। बात करें दंत की, तो दंत से हो गया ता वर्ग। अब बचा कौन? ओष्ठ। ओष्ठ से कौन हो गया? तो पा वर्ग, यानी पा, फा, बा, भा, मा। तो ओष्ठ से उच्चारण इन 5 वर्णों का होता है, उनमें कौन सा मिल रहा है? पा। ता का उच्चारण दंत से होता है। गा का उच्चारण ये का वाली वर्ग पे का, और का वाले सारे वर्गों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। तो गा का उच्चारण कहाँ से हो जाएगा? कंठ से।
अगर हम लोग बात करें चा का, तो चा का उच्चारण कहाँ से होता है? तालब से। तो चा, छा, जा, झा, इया, इन पांचों वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? तालब से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो देखो, अगर हम बात करें तीनों की, तो ये समूहवाचक, समूहवाचक। अगर हम बात करें तीसरा की, तो तीसरा है क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, क्रमवाचक विशेषण। अगर बात करें तिगुना, दुगुना, चार गुना, तो ये आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक विशेषण। तो बचा कौन? तीन, यानी ए नंबर। ये कैसा है? गणनावाचक विशेषण, अर्थात ए नंबर अपना एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चले। कह रहा है इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती कितनी है? चार। कौन कौन से? त्रा, ज्ञा और त्रा। तो इन चारों में कौन मिल रहा है? तो छा मिल रहा है। और छा का निर्माण कैसे होता है? तो आदि का प्लस ता से छा का निर्माण होता है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या याद रखनी है, कितनी होती है साथी? चार होती है। वो चारों आपके स्क्रीन पे लिखे हैं। और इन चारों के निर्माण की अगर बात कर दें, तो हमने छा के निर्माण की बात की है, अब हम लोग बात कर देंगे त्रा के निर्माण की। तो देखो, यहाँ पे लिखेंगे त्रा। त्रा का निर्माण होता है आदि ता प्लस रा से। अब हम लोग बात करें ज्ञा का निर्माण, यहाँ पे लिखेंगे ज्ञा। तो ज्ञा का निर्माण होता है आदि जा प्लस निया से। ठीक, बता स्रा। तो स्रा का निर्माण होता है आदि सा प्लस रा। तो ये चारों संयुक्त वर्णों का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनते हैं, ये याद रखना है। और संयुक्त वर्ण होते कितने हैं, ये भी याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलें। पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? आराम से आपको जल्दी से बताना है कि पंचामृत में कौन सा समास है। तो पंचामृत में द्विगु समास है। क्योंकि द्विगु समास क्या होता है कि पहला, किसी भी शब्द का पहला शब्द जो होगा वो संख्यावाची होगा। तो पंचामृत में पंच, पांच, पांच यानी संख्यावाची की बात कर रहा है, द्विगु समास हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलें। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? तो अष्टछाप में नहीं सम्मिलित है कौन? हरिदास। अष्टछाप में सम्मिलित कितने हैं? 8 कवि। आप कमेंट्स में बताओ, जल्दी से बताओ कि 8 कवि कौन है, और हम आपको फिर बता रहे हैं। देखो, गोविंद स्वामी एक तो हो ही गए, एक हो गए गोविंद स्वामी, दूसरे हो गए सूरदास, तीसरे हो गए छीत स्वामी, और चौथे हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, चौथा व्यक्ति है, नाम है नंददास, नंददास। पांचवा जो अष्टछाप कवियों में है, नाम है कुम्भन दास, कुम्भन, कुम्भन दास। छठा जो व्यक्ति है, नाम है कृष्णदास, कृष्ण दास। सातवां जो व्यक्ति है, नाम है परमानंद दास, परमानंद, परमानंद दास। और जो आठवां व्यक्ति है, व्यक्ति चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। ठीक, यानी हरिदास अष्टछाप में नहीं है। अष्टछाप में कौन है? तो ये 8 लोग हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अष्टछाप में कौन कौन है, तब आप बता पाओगे कि कौन नहीं है। कभी कभी पूछ लेगा अष्टछाप में कौन है, कौन कौन है, और नीचे कूट बना देगा, नीचे कूट बना देगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन नहीं आती? बांगरू तो आती है, बांगरू आती है, क्योंकि बांगरू हरियाणवी यहाँ पे आ जाती है। और हरियाणवी किसकी है? पश्चिमी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी का प्रकार है। कन्नौजी आ जाती है, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी का प्रकार है। अवधी पूर्वी हिंदी का प्रकार है। यानी बांगरू, कन्नौजी, अवधी ये हिंदी के हैं, तेलुगु नहीं है। तेलुगु किसका है? तो दक्षिणी हिंदी का है, द्रविड़ परिवार की। दक्षिणी हिंदी यानी द्रविड़, द्रविड़ परिवार की है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी तेलुगु जो है वो दक्षिणी की है, दक्षिणी यानी द्रविड़ परिवार की है, हिंदी परिवार की नहीं है। अगले प्रश्न पे आगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है?
तो देखो, दिवाली कैसा है, तद्भव है। दिवाली का होता है दीपावली। द्विवेदी तत्सम है, इसका होता है दुबे, तद्भव क्या होता है, दुबे। धात्री का होता है दाई, दाई का होता है धात्री, यानी धात्री तत्सम है, दाई कैसा है, दाई तद्भव है। ठीक, पूछ रहा तद्भव कौन है, तो दिवाली तद्भव है। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा, शुद्ध वाक्य बताना है। मैंने पुस्तक पढ़ा, गलत है, क्योंकि पुस्तक कैसी है, पुस्तक है स्त्रीलिंग, पुस्तक है स्त्रीलिंग। ठीक? तो पुस्तक के अनुसार आएगी क्रिया, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, अर्थात सी नंबर है। राम के अनेकों नाम है, अनेकों का बहुवचन नहीं बनता, क्योंकि अनेक अपने आप पे खुद ही बहुवचन है, तो अनेकों की जगह अनेक। मेरे को जाना है, तेरे को जाना है, ये खड़ी, ये दिल्ली साइड की बोली हो जाती है, असभ्य टाइप की मान सकते हो। तो मेरे को जाना, तेरे को जाना, ये भाषा का कोई अर्थ बनता ही नहीं है। अनेकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अनेकों की जगह अनेक, क्योंकि अनेक अपने आप पे बहुवचन है। सही कौन सा है, तो सी नंबर एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहा प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का जब गठन किया जाता है, तो उसके थे बाल गंगाधर खेर। कौन थे, बाल गंगाधर खेर, अर्थात डी नंबर एकदम सही जवाब है, बीजी खेर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की नहीं है। भारोपी परिवार की नहीं है, अर्थात वो किस परिवार की होगी, भारोपी के अलावा बात करते हैं तो हो सकता है वो द्रविड़ परिवार की होगी, द्रविड़ परिवार की। ठीक, तो द्रविड़ परिवार यानी दक्षिण की, और दक्षिण की कौन सी दिख रही है आपको, मलयालम, यानी दक्षिण की चार आ जाती है, मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़। ये चार द्रविड़ परिवार की आ जाती हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती ये भारोपी परिवार की हैं, मलयालम द्रविड़ परिवार की है। अगला प्रश्न, वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है। वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है, तो देखो, वह आया है ये हो जाता है आसन्न भूतकाल का उदाहरण। ठीक, अब आपको लगेगा कि आसन्न भूतकाल तो ऑप्शन में है ही नहीं, नहीं है, तो जितने भी आसन्न भूतकाल के उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे उदाहरण हो जाते हैं पूर्ण वर्तमान काल के, पूर्ण वर्तमान काल के। तो जितने ही भी आसन्न भूतकाल के उदाहरण होंगे वो सारे के सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे, पूर्ण वर्तमान काल के। और पूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में ए नंबर सही कर दोगे। दोनों में से कोई एक रखेगा हमेशा। अगले प्रश्न की तरफ चले, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है। अब देखो, आपको नहीं पता है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि तत्सम का विलोम तत्सम से, तद्भव का विलोम तद्भव से, प्रत्यय का विलोम प्रत्यय से, और उपसर्ग का विलोम उपसर्ग से। तो देखो, पाश्चात्य में या प्रत्यय लगा, त्या कह दे, या प्रत्यय लगाए, तो पौर्वर्त, पौर्वर्त में कौन सा त्या प्रत्यय दिख रहा है ना, तो पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी प्रत्यय का विलोम बना है किससे, प्रत्यय से। बाकी तीनों ऑप्शन में कहीं भी या प्रत्यय का उल्लेख नहीं है। आप समझ पा रहे हो इस बात को, यानी प्रत्यय का विलोम बनेगा प्रत्यय से, उपसर्ग का विलोम बनता है उपसर्ग से, संस्कृत के उपसर्गों का विलोम बनता है संस्कृत के उपसर्गों से, हिंदी के उपसर्गों का विलोम बनता है हिंदी के उपसर्गों से। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। निम्न निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का है, यानी गरीबों को दान दो, किसी चीज को हमेशा के लिए दे देना, किसी चीज को हमेशा के लिए दे देना किसका उदाहरण होता है, संप्रदान कारक का। गरीबों को दान दो, किसी चीज को हमेशा के लिए दे देना, संप्रदान कारक का। और हमेशा के लिए ना देना तो संबंध कारक, हमेशा के लिए ना देना तो संबंध कारक। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ चले, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहां होता है। ने चिन्ह का प्रयोग आप कर लो, हम कहते हैं आपने पढ़ाई की थी, यानी बात किसकी हो गई, भूत की। और कैसा भूत है, सामान्य भूत है, यानी ए नंबर, ए नंबर। अगले प्रश्न की तरफ चले, कह रहा है घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। घी के दिए जलाया नहीं, बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, अर्थात अप्रत्याशित
लाभ पर प्रसन्न होना, बी नंबर एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? ये किसके बारे में कहा गया है? तो बहुत फेमस ये नाटक रहा है, बहुत फेमस रहा है, और वो नाटक रहा है चंद्रवरदाय, चंद्रकांता। कौन सा? चंद्रकांता। ठीक, चंद्रकांता बहुत फेमस नाटक रहा है। उस नाटक को देखने के लिए या उस नाटक को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने क्या, हिंदी सीखी थी। अगले प्रश्न की तरफ चले। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से क्या है? तो शब्द था छल, शब्द था छल, और छल में प्रत्यय लगा या, तो बन गया छलिया, छलिया। और तो कौन सा प्रत्यय? ए नंबर, यानी या प्रत्यय। अगला प्रश्न, उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़े जाते हैं? उपसर्ग अगर हम बात करें, शब्द योग, और आगे हमने जोड़ दिया वी, और पीछे जोड़ दिया ई। तो जब आगे जोड़ेंगे वी तो बन जाएगा वियोग, और जब पीछे जोड़ देंगे ई तो बन जाएगा योगी। क्या बन जाएगा? योगी। मूल शब्द योग है, तो वियोग बना वी जोड़ने से, योगी बना ई जोड़ने से, यानी ई जुड़ा बाद में तो ये कहलाता है प्रत्यय, और वी जुड़ा आगे यानी ये कहलाता है उपसर्ग। यानी उपसर्ग कहाँ जोड़ा जाता है? तो शब्द के प्रारंभ में, शब्द के पहले, अर्थात बी नंबर। शब्द के प्रारंभ में या शब्द के पहले, तो कौन सा? बी नंबर एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह बताना है, कर्म कारक का, और कर्म कारक का आपको बताना है, लेकिन आपको एक्सप्लेन चारों के करने हैं। देखो, कर्ता ने, तो ये किसका हो गया? कर्ता का। कर्म को, यानी कर्म कारक का क्या हो गया? को। तो आंसर तो अपना मिल गया डी नंबर में। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा या माध्यम, के द्वारा माध्यम की बात करता है, या से माध्यम की बात करते ही हो जाता है करण। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा या माध्यम संप्रदान के लिए, संप्रदान का होता है के लिए। आपादान से अलग, जो से आएगा ये अलग के अर्थ में आएगा, यानी बिल्ली छत से कूदी, बुक टेबल से नीचे गिरी, तो ये अपादान अलग। ठीक है। अधिकरण, तो अधिकरण हो जाता है में पर, में या पर, यानी पक्षी पेड़ पे बैठे हैं, पक्षी पेड़ पे बैठे हैं, में पर हो जाता है। संबंध, काकी के नानी ने रारी दे, और विस्मयादि हे ओ अरे, ऐसे करके बनते हैं। तो आठों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये जो में है ये हो जाता है किसका? तो अधिकरण का हो जाएगा। ठीक, तो चारों ऑप्शन पे हमने लिख दिए, बाकी जो चार है वो आपको मौखिक चर्चा कर दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा? मध्यम पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। ठीक, उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तुम, अन्य पुरुष में वह है, यह है, आदि शब्द आते हैं, ये वे। ठीक, तो तुम बोले तो तू, तो मध्यम पुरुष का कौन सा है? तू। मध्यम पुरुष का कौन सा है? तू। मैं कैसा है? मैं है उत्तम पुरुष का। वह कैसा है? वह है अन्य पुरुष का, वह है अन्य पुरुष का। आज की क्लास के अपने 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपको ये पीडीएफ यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। आप यूपी उस टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप आराम से इसको भी कर सकते हो, लेकिन इसके प्रश्नों को तो देखना ही देखना है, साथ में जो व्याख्या आपको बताई जा रही है वो व्याख्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को चैनल शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। अपनी जो भी बातें हुआ करें तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।